वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम देहरादून में बड़े स्तर पर आयोजित किया गया, जहां हजारों की संख्या में विद्यार्थी, अधिकारी, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक वंदे मातरम के सामूहिक गायन में शामिल हुए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आत्मा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। ये गीत देशवासियों को एकता, त्याग और गौरव का संदेश देता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। हमें इस गीत की भावना को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि वे भी राष्ट्रप्रेम की उसी ऊर्जा को महसूस कर सके। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के महत्व को जन जन तक पहुंचाना और देश की एकता और अखंडता के प्रति संकल्प को दोहराना रहा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद जेडीयू सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दावा किया है कि इस बार की रिकॉर्ड वोटिंग एनडीए सरकार की वापसी का साफ संकेत है। संजय झा ने कहा, सबसे ज्यादा मतदान यहीं हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि एनडीए सरकार दोबारा सत्ता में लौट रही है। बिहार के पिछले चुनावी इतिहास को देखें तो हर बार जब वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होता है, तब सत्तारूढ़ सरकार ही वापस आती है। उन्होंने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा, विपक्ष कह रहा था कि मतदान धीमा चल रहा है, लेकिन नतीजे सबके सामने हैं। मतदान प्रतिशत खुद सबूत है। हमें जो फीडबैक जमीनी स्तर से मिला है, उससे स्पष्ट है कि इस बार के नतीजे 2010 से भी बेहतर होंगे। झा ने आगे कहा कि ग्रामीण इलाकों और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता के भरोसे और संतोष को दर्शाती है। उन्होंने इस वोटिंग को एनडीए के विकास और स्थिरता की नीतियों पर जन समर्थन का जनमत संग्रह बताया। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि अधिक मतदान परिवर्तन की इच्छा को दिखाता है और जनता इस बार सरकार बदलने के मूड में है। अब सबकी नजरें मतगणना के दिन पर टिकी हैं। अपने प्रत्याशी से भी जो पार्टी के लोग लगे हुए हैं, वो एकदम उत्साह से लोग जाकर के वोट दिए और ये हाईएस्ट वोटिंग हुआ है। हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज़्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज़्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज़्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। कुछ लोग जो विपक्ष वाले हैं कल सुबह बोल रहे थे स्लो पोलिंग हो रहा है, और जैसे देखे पोलिंग ज़्यादा हो, यही आरोप लगा रहे थे। अब पोलिंग कितना हुआ? तो इसलिए मुझे जो और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं का कतार, एक ही वजह था, सुरक्षा, शांति, समृद्धि, सुशासन। इसके लिए लोग वोट देने के लिए निकले एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में। और जो पूरा फीडबैक आया है, मुझे ये 2010 हम लोगों का एक क्या कहते हैं, एक पैरामीटर है कि ये सबसे ऊंचा रहा। उससे भी बेहतर रिजल्ट आपको दिखेगा कल के चुनाव के बाद। हम लोग तो और पूरी तरह कन्विंस हैं कि जो अंडर करंट है सरकार के वापसी के लिए, नीतीश जी की वापसी के लिए, वो उसके लिए वोट कल पड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में कहा कि यह गीत भारत की राष्ट्रीय चेतना और एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 1905 में विदेशी हुकूमत ने बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का फैसला किया था, तब वंदे मातरम ने पूरे देश को एकजुट किया। ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बन गया और हर संघर्ष में भारतीयों को प्रेरित करता रहा। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान जब भी कोई नारा दिया गया, उसमें वंदे मातरम अवश्य शामिल रहा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक गीत नहीं बल्कि एक मंत्र है जिसने पूरे देश को जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रभक्ति की भावना में बांधा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाली पीढ़ियों को इस गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से परिचित कराना जरूरी है, क्योंकि यही वो भावना है जिसने भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में खड़ा किया। विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था। उस समय भी इस गीत ने
पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। आपने देखा होगा उसके बाद के कालखंड में लगातार कोई भी क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम रहा है, लेकिन उसके मुंह से एक ही मंत्र निकलता है, वह वंदे मातरम का। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान हम इस बात को देखते हैं कि जब भी कोई उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। उन्होंने कोई फ्लैग दिया, वंदे मातरम उसका स्वर बना। वंदे मातरम भारत, संपूर्ण भारत की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना, जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुधवार को सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की घोषणा की। ये यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी। शास्त्री ने कहा कि इस पदयात्रा का उद्देश्य समाज में व्याप्त जातिवाद को समाप्त कर राष्ट्रवाद और सनातन एकता का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि जातिवाद ने इस देश को खोखला कर दिया है। हम विचारों की लड़ाई में विश्वास रखते हैं। हम सनातन परंपरा में विश्वास करने वाले सभी लोगों को एकजुट करेंगे और हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़ पर जाकर हिंदुओं को जागृत करेंगे। आचार्य शास्त्री ने कहा कि ये यात्रा किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक चेतना के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य हिंदू समाज को जातिगत भेदभाव से ऊपर उठाकर राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां विभाजन की राजनीति से दूर रहें और भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़े। सूत्रों के अनुसार इस पदयात्रा के दौरान कई धार्मिक संत और समाज सेवी भी शामिल हो सकते हैं, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। आज प्रसन्नता की बात है कि एक दिन बाद ही ठीक कल 7 तारीख से 16 नवंबर तक भारत की एक सबसे बड़ी 2.0 यानी हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद ने खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा, बीटा या वर्तमान में जैन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद जन सुराज आंदोलन के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राज्य में अभूतपूर्व मतदान को जनता के बदलाव के संकल्प का संकेत बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार मतदान प्रतिशत आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा है। मैं महीनों से कह रहा हूं कि बिहार की 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। अब जन सुराज की वजह से लोगों के पास एक विकल्प है। उन्होंने दावा किया कि उच्च मतदान प्रतिशत ये दर्शाता है कि जनता इस नए विकल्प को लेकर उत्साहित है और जन सुराज को इसका सीधा लाभ मिलेगा। किशोर ने कहा कि छठ पर्व के बाद भी जो प्रवासी मजदूर बिहार में रुके हैं, उन्होंने इन चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाई है। वे इस बार का एक्स फैक्टर हैं। आत्मविश्वास से भरे किशोर ने कहा कि 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा। बिहार में पहली बार जनता ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने भविष्य के लिए वोट किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर की ये प्रतिक्रिया न सिर्फ जनसुराज के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि वे बदलाव के नैरेटिव को चुनावी विमर्श के केंद्र में ला चुके हैं। क्या दर्शा रहा है? 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है।
ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। तो जनसुराज कितना कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के? कितनी सीट? जनसुराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित, कोई ये नहीं बता रहा था कि जनसुराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। और ये आकलन लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट करा है। कोई आकलन, कोई पत्रकार, कोई असेसमेंट करने वाला आदमी कितने लोगों से मिला होगा? कल लोग बैठे बैठे 10-15 लोगों से फोन करके अपना हवा बता रहे हैं कि किसने किसको वोट दिया। किसी को जानकारी नहीं है। जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है सबसे ज्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया है। सर, बिहार के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस ऐतिहासिक अवसर को वर्ष भर देश भर में 4 चरणों में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का पहला चरण आज 7 से 14 नवंबर तक चलेगा, जो उद्घाटन सप्ताह होगा। इसी अवधि में वर्ष 1875 में वंदे मातरम का पहला प्रकाशन बंग दर्शन पत्रिका में हुआ था। उस समय आनंद मठ उपन्यास देश के विभिन्न हिस्सों में प्रकाशित हो रहा था। इस ऐतिहासिक क्षण को याद करते हुए पूरे देश में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। शेखावत ने बताया कि दूसरा चरण 19 से 26 नवंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर में आध्यात्मिक जागरण के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को समर्पित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि वंदे मातरम की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भावना को जन जन तक पहुंचाया जाए, जिसका समापन गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य आयोजन से होगा। तीसरा चरण 7 से 15 अगस्त तक चलेगा, जो स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता की गाथा को समर्पित होगा। हम 1905 में आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन की भावना को स्वतंत्रता दिवस के उत्सव से जोड़कर उस ऐतिहासिक चेतना का सम्मान करेंगे। उन्होंने जोड़ा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि चौथा और अंतिम चरण अगले वर्ष 1 से 7 नवंबर तक मनाया जाएगा, जब देशवासी वंदे मातरम को अपने जीवन का मंत्र बनाते हुए सामूहिक गायन और युवाओं की भागीदारी के माध्यम से इसे आत्मसात करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा वंदे मातरम को समर्पित एक विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी से आग्रह है कि वे वंदे मातरम को अपनी आवाज में गाकर उस पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि ये गीत हर भारतीय की आत्मा से गूंजे। मित्रों, इस कार्यक्रम का जिस तरह से नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने जो रचना की है, उसके अनुरूप पहला चरण आज 7 तारीख से लेकर के 14 नवंबर तक होगा, जो शुभारंभ का सप्ताह होगा, जिसमें वंदे मातरम के प्रथम प्रकाशन जो बंग दर्शन में 1875 में छपा था, अलग अलग हिस्सों में उस समय आनंद मठ पुस्तक छप रही थी, तब से लेकर इस ऐतिहासिक क्षण को स्मरण करने के लिए देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। दूसरे चरण में जो 19 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा, इसमें आध्यात्मिक जागरण से राष्ट्रीय एकता को समर्पित कार्यक्रम देश भर में होंगे। इन विविध कार्यक्रमों के माध्यम से वंदे मातरम के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भाव को जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब लोग करेंगे और इसका समापन गणतंत्र दिवस के दिन एक भव्य आयोजन से होगा। तीसरा चरण 7 से 15 अगस्त तक स्वदेशी से स्वतंत्रता की गाथा को समर्पित रहेगा, जिसमें हम स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में प्रारंभ हुआ
और स्वतंत्रता दिवस को जोड़ते हुए उस ऐतिहासिक भावना को एक उत्सव के रूप में मनाएं और एक बार फिर हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साकार करने के लिए, हासिल करने के लिए स्वदेशी के मंत्र का अधिष्ठान करें। इसके बाद इसको समर्पित होकर के हम वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। और चौथा और अंतिम चरण जो समापन का होगा, जो अगले वर्ष 1 से 7 नवंबर तक, जिसमें सामूहिक गायन, युवा सहभागिता, प्रदर्शनी के माध्यम से वंदे मातरम को एक बार फिर हम सब इस मंत्र के रूप में अंगीकार करेंगे। मित्रों, इसी के साथ आज सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, जिस पोर्टल को वंदे मातरम के उसको समर्पित उस पोर्टल पर हम सब लोग प्रयास करेंगे कि हम सब लोग अपने स्वर में वंदे मातरम का गायन करके उस पोर्टल पर अपलोड करें और हम अपने आप को संकल्पबद्ध करें, हम अपने आप से संकल्पबद्ध हों कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने और भारत को विकसित बनाने के इस मंत्र को जीने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।